नमस्कार, इकोनॉमी टुडे में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। कारोबार जगत की तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, बताएंगे किस तरीके से देश में लगातार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो मजबूत होता जा रहा है और कैसे अलग अलग कारक जो कि लगातार देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती भी दे रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आज की टॉप लाइन्स की। सेबी ने हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों का किया खंडन, निवेशकों से सावधान रहने और शांति बनाए रखने की अपील। सेबी प्रमुख और अडानी ग्रुप ने भी सभी तरह के आरोपों से किया इनकार। भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में विदेशी निवेश 165 अरब डॉलर के पार, एक दशक में 69% का इजाफा। विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर करीब 675 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी AUM में जुलाई में रिकॉर्ड बढ़त। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया एमफी ने जारी किए आंकड़े। और आज गिरावट के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। निफ्टी 71.65 गिरकर 24,295.85 पर, तो अगर वहीं बात की जाए सेंसेक्स की, ये 294.09 गिरकर 79,411 पर खुला। आज की टॉप लाइन्स आपने जानी किस तरीके से लगातार सेबी जो कि निवेशकों के हितों और उसके साथ साथ बाजार के प्रति प्रतिबद्ध है, एक बार फिर से वही बात निकलकर सामने आई है। लेकिन आइए पहले बात करते हैं देश की अर्थव्यवस्था के लिहाज से जो कि अच्छी खबर है, सकारात्मक खबर है, वो आपको बता देते हैं। दरअसल भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में विदेशी निवेश 165 अरब डॉलर के पार पहुंचा है। 10 वर्षों में अगर देखा जाए तो 69% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद के मुताबिक PLI स्कीम के कारण बीते 5 वित्त वर्षों में 383 अरब डॉलर से ज्यादा का FDI निवेश भारत आया है। HSBC की ताज़ा सर्वे में कहा गया है कि मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों में भारत में जुलाई में लगातार इजाफा हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग इंडेक्स की अगर हम बात करें यानी PMI की अगर बात की जाए तो पिछले महीने 58.1 पर ये रहा था। वहीं विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, स्वर्ण भंडार और IMF के पास आरक्षित निधि में ज़बरदस्त बढ़ोतरी होने से देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर करीब 675 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। तो विदेशी निवेश में जो बढ़त है वो नजर आ रही है। और इसके साथ साथ जब बात हम करते हैं निवेशकों को लेकर, किस तरीके से देखिए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की अगर हम बात की जाए तो इसके एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी MU में जुलाई में रिकॉर्ड बढ़त देखने को मिल रही है। ये मासिक आधार पर 6% बढ़कर करीब 64,70,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। इसके साथ साथ म्यूचुअल फंड AUM बढ़ने की वजह देश में SIP के चलन में इजाफा होना है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया यानी एमफी के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो जुलाई में SIP के जरिए 23,332 करोड़ रुपए का निवेश हुआ, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। ये लगातार 41वां महीना है जब ओपन एंडेड इक्विटी फंड्स में निवेश सकारात्मक रहा है। इस दौरान बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिली है। जुलाई में सेंसेक्स ने 3.43% और निफ्टी ने 3.92% का सकारात्मक रिटर्न दिया है। SIP के जरिए निवेश लगातार बढ़ने के कारण SIP AUM बढ़कर 13,09,000 करोड़ रुपए के पार हो गया। ये SIP AUM का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। तो किस तरीके से लगातार जो निवेशक हैं उनके लिहाज से भी और अर्थव्यवस्था के लिहाज से, क्योंकि जब हम अग्रसर हैं विश्व की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर, तो उस लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये। लेकिन फिलहाल अब आइए नज़र ला लेते हैं आज के कारोबार पर भी। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी की। निफ्टी में किस तरह की स्थिति बनी हुई है। दरअसल यहाँ पे अगर बात की जाए तो ख़ास तौर से आप देख सकते हैं ये 24,406 पर कारोबार करता नजर आया। 22.50 की जो बढ़त है वो यहाँ पर देखी गई। इसके साथ साथ अगर बात की जाए सेंसेक्स की तो यहाँ ज़रूर लाल निशान नज़र आ रहा है। 71 अंकों की गिरावट हमें नज़र आ रही है, जिसके बाद ये 24,295.85 पर कारोबार करता नज़र आया। शुरुआती तौर पर क्या स्थिति रही है ये आपको बता रहे हैं। और वहीं सेंसेक्स ओपनिंग की भी अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं 294.09 अंकों की गिरावट देखने को मिली है शुरुआती तौर पर, जिसके बाद ये 79,411.82 पर कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है। शुरुआती चरण की अगर बात की जाए यानी जब मार्केट खोला है उस वक्त ये आंकड़े हैं, अब से कुछ देर पहले की। और अब खासतौर से टॉप गेनर्स जो हैं जहाँ हरा निशान लगातार नज़र आ रहा है, इसमें अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं ONGC, ब्रिटानिया, ग्रासिम, एशियन पेंट और टेक HM, जहाँ पे अब ख़ास तौर से हरे निशान के साथ कारोबार होता हुआ नज़र आ रहा है। और वहीं टॉप लॉसेस की अगर हम बात करें तो आप इसमें देख सकते हैं
अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स, पावर ग्रिड, टाटा स्टील, एनटीपीसी, जहां लाल निशान के साथ फिलहाल जो कारोबार है वो होता हुआ देखा जा सकता है। और आइए अब इकोनॉमी टुडे में बात करते हैं आज के फोकस की। हिंडनबर्ग की ओर से जो एक रिपोर्ट जारी की गई थी, इस रिपोर्ट के बाद बाजार नियामक सेबी ने निवेशकों से सावधान रहने की अपील की है। सेबी ने कहा है कि हिंडनबर्ग ने खुद ही अपनी ओर से सफाई जारी की है। इसमें कहा गया है कि कंपनी के शेयर में उसकी खुद की शॉर्ट पोजीशन हो सकती है। REIT रेगुलेशन पर हिंडनबर्ग के आरोपों का भी बाजार नियामक सेबी ने जवाब दिया है। और खासतौर से अगर देखा जाए तो सभी जो आरोप हैं उनको सिरे से खारिज भी किया गया है। आपको बता दें किस तरीके से जो पूरा मामला अभी तक सामने आया है, क्या उसमें स्थिति रही है। हालांकि सेबी ने सीधे तौर पर, क्योंकि जब निवेशकों के हित की बात आती है, पूंजी बाजारों के हित की जब हम बात करते हैं, सेबी उसमें कोई भी कोताही नहीं बरता। और उसी लिहाज से अभी भी ये बात कही गई है कि जो निवेशक हैं वो बाजार को जांचें परखें, उसके बाद ही किसी तरह का निर्णय लें। और जिस तरीके से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का हवाला दिया गया था, जिस तरह की बात उसमें कही गई थी, उन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है सेबी ने। लेकिन इन आरोपों की अगर बात की जाए, क्या कुछ ये घटनाक्रम रहा, ये आपको बता देते हैं। खासतौर से आपको बता दें, सेबी ने हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों का खंडन किया है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए जो चेयरपर्सन है, जी हाँ, सेबी चीफ माधवीपुरी बुश ने आरोपों का सिरे से सभी आरोपों को उन्होंने खारिज भी किया है। और खासतौर से माधवी बुश और उनके पति पर अडानी समूह से जुड़ी संस्थाओं में हिस्सेदारी का आरोप बाजार नियामक पर लगाया गया था। लेकिन बाजार नियामक सेबी ने निवेशकों से सावधान रहने की अपील की है। सेबी ने कहा है कि हिंडनबर्ग ने खुद ही अपनी ओर से सफाई जारी की है। और इस सफाई में कहा गया है कि कंपनी के शेयर में उसकी खुद की शॉर्ट पोजीशन हो सकती है। REIT रेगुलेशन पर हिंडनबर्ग के आरोपों का अगर देखा जाए तो बाजार नियामक सेबी ने जवाब दिया है। सेबी ने एक मजबूत नियामक ढांचा तैयार किया है जो सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं के अनुरूप है। और सेबी का नियामक ढांचा निवेशकों की सुरक्षा भी करता है, साथ ही सुनिश्चित ये करता है कि जो हितों का टकराव है, अलग अलग मुद्दे जो आते हैं सेबी के भीतर, खुद ही उनकी मजबूत व्यवस्था मौजूद है सेबी में। और भारत के पूंजी बाजारों की अखंडता और व्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है सेबी। वहीं देश के मौजूदा कानूनों के तहत आपको बता दें, सेबी ने हिंडनबर्ग को नोटिस जारी किया है। तो ये तो अभी स्थिति हुई कि किस तरीके से देखे। लेकिन अगर देखा जाए जो हिंडनबर्ग है वो सवालों के घेरे में है। इसकी विश्वसनीयता पर अब जो सवाल हैं वो उठने लगे हैं। दरअसल विश्व में तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था को बदनाम करने की कोशिश शायद की जा रही है, जिसके बाद जांच के घेरे में आने के बाद हिंडनबर्ग ने सेबी पर आरोप लगाए। अडानी मामले में आपको बता दें, शॉर्ट सेलिंग से हिंडनबर्ग ने 183 करोड़ रुपए मुनाफा कमाया था। अवैध व्यापार रणनीति के जरिए शेयरों की कीमतों को प्रभावित करने का आरोप इसमें है। और जांच में पहले भी अगर बात की जाए तो सारे आधार जो हैं निराधार साबित हुए थे। हिंडनबर्ग के आरोप, खासतौर से हम बात करते हैं अडानी हिंडनबर्ग मामले की, तो 24 जांच में से करीब 23 जांच इसमें पूरी हो चुकी हैं। अडानी समूह ने भी हिंडनबर्ग के आरोपों को दुर्भावनापूर्ण बताया है और कहा है कि बदनाम करने के मकसद से ये भ्रामक आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट पर IIFL का भी बयान सामने आया है, जिसका नाम इस बार शामिल किया गया था। IIFL ने कहा है कि अडानी ग्रुप में हमारा कोई निवेश नहीं है। तो सीधे तौर पर प्रतिक्रिया जो है वो निकल कर सामने आ चुकी है। लेकिन इसके बाद कई सवाल जो हैं वो खड़े हो जाते हैं। जी हाँ, सवाल यही कि भारत की तीसरी आर्थिक महाशक्ति की ओर बनने के पीछे कौन उसको रोकना चाहता है? विकास की गति को धीमा करने की नाकाम कोशिश के पीछे कौन है? और क्यों कटघरे में है हिंडनबर्ग रिसर्च की विश्वसनीयता? ये तमाम सवालों के जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे। क्या आर्थिक अस्थिरता लाने की रची गई ये पूरी साजिश? तो खासतौर से कई सवाल जो हैं वो यहाँ खड़े हो जाते हैं कि आखिर किस वजह से इस तरह के जो निराधार आरोप हैं वो लगाए गए हैं। अब से पहले भी यही स्थिति हमने देखी थी और एक बार फिर वही कोशिश की गई। और ये कोशिश तब होती है जब सेबी जो है वो कारण बताओ नोटिस जो है वो जारी करता है और उसके बाद यहाँ एक और रिपोर्ट का हवाला दिया जाता है। काफ़ी अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था जो है वो लगातार मजबूत हो रही है। और इसी में अगर बात की जाए देश की कृषि अर्थव्यवस्था को लेकर, कल प्रधानमंत्री हमने देखा था किस तरीके से वो पहुंचे थे, अलग अलग किस्मों को उन्होंने जारी किया था। इसका एक वीडियो जारी किया गया है, आइए वो देखते हैं।
भाई अच्छा लगता है इस चीज़ को कि एक ज़मीनी स्तर पर काम हो रहा है। मैं पूरी रात एक्साइटेड रहा, मुझे नींद भी नहीं आई कल कि हमें कल प्रधानमंत्री से मिलना। 2014 से देख रहे हैं अपने प्रधानमंत्री जी को कि किसानों पे और हमारी बहनों पे ज्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए बहनों को भी आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है और किसान को तो मिल रहा है। आज क्योंकि हम अपने प्रधानमंत्री जी से मिलने वाले हैं तो एक्साइटमेंट बहुत है, वो आप मेरे चेहरे से भी अंदाजा लगा सकते हैं। नेचुरल फार्मिंग में खर्चा कम लगता है। 15 साल से मैं कर रहा हूँ सर नेचुरल फार्मिंग, और मैं ऑर्डर पूरे नहीं कर रहा। खाने वाले इतने हैं, उगाने वाले कम। भाई आप लोग तो सुबह सुबह यहाँ आए होंगे, लेकिन मुझे अच्छा लगा। मैं पहले तो अपने आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत कोटि कोटि नमन बंदन करना चाहूँगी कि उन्होंने किसानों के लिए इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं चलाई। आज खाद्यान्न की लगभग 70 वैरायटीज और बागवानी की 40 वैरायटीज, नए वैरायटीज किसानों को प्राप्त हो रही है। हमें यहाँ आकर इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जैसे कि आज 109 वैरायटियाँ ये लॉन्च होने वाली है यहाँ पर। मैं मुख्यतः जवार बाजरा गेहूं की खेती करता हूँ और बाजरा ज़्यादा प्रेफर करता हूँ सर। इसमें जो है डायबिटीज़ वगैरह कैंसर से लड़ने की क्षमता है बाजरे में, सुपर फूड है। तो श्री अन्न जो नाम दिया इसको सच्ची मुच्ची अच्छे करके दिया। पहले जब ऐसी कोई वैरायटी आती थी और सुनते थे तो स्वीकार कर लेते थे कि कोई बगल वाला खेत वाला करे, जरा पहले दूर से देखे यार ठीक हो रहा नहीं रहा, फिर हम करें क्या। नहीं सर, ज्यादातर तो यही प्रॉब्लम है। इसका उपाय है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास बहुत छोटी 2 हेक्टेयर जमीन है, तो छोटा सा टुकड़ा प्रयोग करना चाहिए, बाकियों में नहीं करना चाहिए। बाकियों में आपकी जो, और उसमें अगर ठीक निकलता है या तो 4 कोने में थोड़ा थोड़ा कर देना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि शायद आप खुद अपना प्रयोगशाला अपने खेत में ही खड़ी कर सकते हैं। किसान को किसान देख के जल्दी काम पकड़ता भी, इसकी आमदन मेरे से ज्यादा ना बढ़ जाए। ये बात नहीं है, किसान आज का अवेयरनेस आ चुकी है, लेकिन पिछले 10 सालों में ना किसान सर चना, गेहूं और धान इन फसलों में जा रहे थे। आपने मिल्ट्स के MSP बढ़ा दिया सर। जो झगड़ा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होता है वो आपके यहाँ भी होता है। जब आप सबसे मैं सुनता हूँ तो मैं वाकई मेरा मन कह उठता है कि भारत की खेती के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। 3 देश के लोग हैं जिनका रुचि बढ़ रहा है। हाँ, अमेरिका के लोग हमारे पास आए, सूरीनेम से जो है, सूरीनेम से वो आके सांसद हमारे पास आए थे सर, इसके बारे में जानने के लिए, बातें करने के लिए। जो जैसे किसान भाई हैं, पहले सर सभी बाजरा रागी वगैरह काफी वर्षों पहले सभी करते थे और स्वस्थ भी रहते थे सर। इतनी बीमारियां जो आजकल हो गई हैं तो ये बीमारियां भी नहीं थी। तो सर मिलेट्स खाना पहले नंबर पर तो सर स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। किसानों को सर इससे लाभ भी हो रहा है क्योंकि उन्हें जो है पैसा भी ज्यादा मिल रहा है सर। हम मार्केट से उससे 2-3 रुपए उनसे सर फालतू खरीद लेते हैं और उससे अपना पैकेजिंग करके सर उसमें भी रेट ज्यादा मिल रहे हैं, तो किसान को सर उसमें डबल आमदनी हो रही है। लाल बहादुर शास्त्री जी के जय जवान जय किसान को तो हमने बहुत सुना है। अटल जी ने उसमें जय विज्ञान भी जोड़ दिया था, लेकिन आज का युग बदल गया है, इसलिए मैंने तो कहा भाई जय जवान जय किसान जय विज्ञान और सबसे महत्वपूर्ण जय अनुसंधान। और जब मैं बाजरे के खेतों में आपका जो वर्णन सुन रहा हूँ, ये इतने सारे नए बीज वैरायटी देख रहा हूँ, तो मुझे लगता है ये मंत्र सच्चे अर्थ में धरती पर उतरा है, ये खेतों में गूंज रहा है। और आप तो प्रगतिशील लोग लगते हैं, आप प्रयोगशील भी लगते हैं, और इसलिए मैं देख रहा हूँ कि आपके चेहरे पर ये जो खुशी है ना, ये सभी किसानों के चेहरे पर कैसे आए।
ये जो 11 किस्में हैं आपके सुझाव के, आपने 18-19 में हमें सुझाव दिया था कि अंडर यूटिलाइज्ड क्रॉप्स को हमें मेन स्ट्रीम करना है। हमने तब से अनुसंधान शुरू किया और ये 11 वैरायटी जो है हमने इसकी निकाली है। लैब में काम करने वाले और लैंड पे काम करने वालों का ये नाता, यही तो सबसे बड़ी ताकत है। देखिए, किसानों वैज्ञानिकों ने आपसे जो सुना जाना, उसके आधार पर जो सोच की, उसी में से तो नई नई वैरायटी आ रही है। और आपके चेहरे से लग रहा है आपको तो बहुत अच्छा लगता होगा। भाई किसान लोग बताइए, नई नई वैरायटी होती है, आप लोगों को कैसा रहता है इसका? आइए किसान मेरे अंडर आ जाए इस खाते में। भारत सरकार की स्कीम आई थी मेरा गांव मेरा गौरव, तो मेरे भी गांव का क्लस्टर IRI ने अडॉप्ट किया था। तो उसमें हर सोमवार को हमने एक दिन तय किया था कि फार्म स्कूल चलेगा, कोई ना कोई साइंटिस्ट यहाँ से आता था। तो जो हमारी समस्या थी कि हमारा चावल रिजेक्ट हो रहा था बाहर पेस्टिसाइड की वजह से, तो हमारे किसानों के ग्रुप को वो समझाया गया कि आपने ये पेस्टिसाइड नहीं डालनी, और एक गैप के तहत गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के तहत आप खेती करोगे। तो आज की डेट में ये पोजीशन है कि हमारा चावल पहले खेत से सैंपलिंग होता है और फिर उसका टेस्टिंग होता है, फिर एक्सपोर्टर लेता है और उसका हमें बाद में हमारा चावल जाने के बाद हमें एक्स्ट्रा बोनस देता है। भारत सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया, उसका भी हम धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम अनीता है, मैं आदर्श महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हूँ और मैं गन्ने की पौध तैयार करती हूँ। जो अपना रोगग्रस्त गन्ना होता है उसे अलग कर देते हैं, उसको अच्छा गन्ना निकाल के उसकी नस्ल बना करके सबको मालूम है कि आपका रोग मुक्त गन्ना का बीज है। किसान का मन करना चाहिए कि कृषि विज्ञान केंद्र जाना, वहाँ पूछना समझना, कोई नई चीज आई है तो यहाँ किसी से फोन पे बात करना। ट्रैक्टर भी चला लेती हूँ। अरे वाह। किसान सम्मान निधि है, इसका तो कहना ही क्या है, और सिंचाई से भी जो आज हिंदुस्तान के कोने कोने से जब मैं फ्यूचर सुन रहा हूं ना कि किसान खुद अपनी धरती माँ की चिंता करने लगा है, वो भी मानने लगा है कि भाई ये उर्वरक, ये फर्टिलाइजर, ये पेस्टिसाइड्स, ये दवाइयाँ सब तबाही कर रही है और वो प्राकृतिक खेती की तरफ मुड़ रहा है। और मैं देख रहा हूँ जब किसानों ने प्राकृतिक खेती की कमान संभाल ली है तो परिणाम बहुत बड़ा आएगा। मैंने तो पहले ही कहा था भाई तीसरे टर्म में मैं 3 गुना रफ्तार से काम करूंगा, और यही तो 3 गुना रफ्तार है जब आज करीब करीब 109 वैरायटीज किसानों के चरणों में रखते हुए किसको आनंद नहीं होगा। इससे पहले क्या होता था कि ये जब उद्घाटन होते थे नई किस्मों के बीज के, तो कहीं ऑडिटोरियम में बैठ के और अपना रिबन कट जाता था। पहली बार हुआ किसान बुलाए और किसानों से पूछा, मुझे यकीन नहीं था कि वो इतना डीपली जाके पूछेंगे। उन्होंने बहुत अच्छी बातें पूछी। प्रधानमंत्री जी ने इतनी योजनाएं चलाई हैं और जैसे कि किसान है, महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है और एक महिला शक्ति को आगे बढ़ने का, आगे निकलने का मौका मिला है। उन्होंने जब से सीरियन के बारे में बताना शुरू किया कि मिलेट्स खाइए, वो अपने बारे में बताते कि मैं मिलेट्स खाता हूँ, इसके ये फायदे हैं, तो लोगों के प्रति उसकी तो जागरूकता बढ़ी है। और इससे क्या हुआ कि जब डिमांड बढ़ी तो किसानों ने इसको उगाना भी शुरू किया है। कि हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत दूरंदेशी सोच के और लोगों से थोड़ा आगे के सोचने वाले। प्रधानमंत्री जी ने कहा भी कि जब तक कि किसान और साइंटिस्ट आपस में नहीं मिलेंगे तो वो लैब में रह जाएगी नॉलेज और वो उसकी फार्म पे रहेगी। हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा, महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी, किसान भाई अपने आप में सक्षम होंगे, तो ये बहुत अच्छी पहल है। पहले ऐसा किसी ने भी नहीं किया। उन्होंने महिलाओं को स्पेशली इतना प्रोत्साहन दिया कि वो आगे आएं, और जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं तो लोग भी अपनी घर की महिलाओं को ये मौका दे रहे हैं कि वो जाएं और काम करें। तो देखा आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये वीडियो जिसमें उन्होंने 61 फसलों की 109 किस्में जो हैं वो जारी की थी। जाहिर तौर पर कृषि क्षेत्र का विकास हो रहा है और इसी विकास की बदौलत जो देश की अर्थव्यवस्था है वो भी मजबूत होती जा रही है। फिलहाल हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से जो देश की तेज़ी से बढ़ती हमारी अर्थव्यवस्था है उसकी छवि को क्या बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है या नहीं, क्या वाकई सच्चाई है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी जी जुड़ चुके हैं। DG हैं RIS फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़ और अर्थशास्त्री भी हैं विख्यात। बहुत बहुत स्वागत
आपका सचिन जी। सबसे पहले जानना चाहूँगा, जिस तरीके से पूरा ये मामला उठा है एक बार फिर, क्योंकि हम सेबी की बात करें या जो और समूह जिनका नाम इसमें शामिल किया गया, सभी ने तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। और इससे पहले जब सेबी ने एक कार्रवाई के तौर पर इसको नोटिस भेजा था, क्या उसी वजह से, बेनकाब होने के डर से ही इस तरह की रिपोर्ट सामने आई है? देखिए मुकुल जी, मैं कहूंगा कि अगर इस मसले को थोड़ी देर के लिए एक किनारे छोड़ दिया जाए और हम सिर्फ सेबी और हमारी संस्थाएं जो रेगुलेशन का काम करती हैं, चाहे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, चाहे सेबी है, उनकी कार्यप्रणाली को हमें समझ लेना चाहिए और फिर इस तरह के जो आरोप या प्रत्यारोप हो सकते हैं उनके बारे में विचार करना चाहिए। 3 बातें इसमें महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला, सेबी के जितने भी नियम बनते हैं वो सारे नियम कंसल्टेशंस के थ्रू बनते हैं, परामर्श के माध्यम से बनते हैं। उसमें जो रेगुलेटर्स हैं वो भी बैठते हैं और जो मार्केट के लोग हैं वो भी बैठते हैं और फिर रेगुलेशंस बनाए जाते हैं और वो बनने के बाद में उनकी इम्प्लीमेंटेशन, उनके मॉनिटरिंग, जिनके बारे में खामियां होती हैं उनको बताने का काम, ये पूरा एक बहुत ही मैं कहूंगा कॉम्पैक्ट प्रोसेस होता है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस होता है और उसके अंतर्गत जो मार्केट की सहभागिता है, जो उनका साथ में सहयोग है रेगुलेटर के, वो इसमें जुड़ा हुआ है, वो अलग नहीं है। तो सेबी एक संस्थान के रूप में, एक रेगुलेटर के रूप में कई संदेहों से परे है और विश्व की श्रेष्ठतम संस्थाओं में से एक रेगुलेटर उभर करके आया है। जी। तीसरी बात जो इसमें महत्वपूर्ण हमारे ध्यान देने की है, वो किसी भी ग्लोबल बेंचमार्क में जो सेबी के समकक्ष हैं, सेबी कहीं भी उसमें कम नहीं है। तो ये कहना कि हमारी यहाँ संस्थाएं कमजोर हैं और इसलिए इस तरह के आरोपों के लिए जगह बनती है, ये बिल्कुल गलत है और इसको सिरे से खारिज करने की जो आपने बात कही वो बिल्कुल सही ही होनी ही चाहिए। और मुझे लगता है कि हमारी संस्थाओं को इन संबंधों से इंसुलेट करने का एक महत्वपूर्ण काम भारत ने पहले ही किया हुआ है। जी बिल्कुल, और इसी वजह से हम कह रहे हैं, क्या ये कोई सोची समझी कोशिश है, क्योंकि कोशिश की जा रही है कि आर्थिक अस्थिरता जो है वो किसी तरह आ सके? ये बिल्कुल सही है मुकुल जी। जिस ढंग से भारत ने अपना 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो टारगेट बनाया, अब जब हम विकसित भारत के अपने पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, कई इस तरह के काम हो रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिससे भारत का मनोबल टूट सके। इस तरह की जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस भारत में और भारत के आसपास के देशों में पैदा की जा रही है जिससे कि भारत का मनोबल टूटे, भारत की आर्थिक व्यवस्था टूटे, भारत के आर्थिक संस्थान और उनका आत्मविश्वास टूटे। ये अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है कि हमारी कमियों को हम सुधारें, उसमें कोई कवर अप की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी जो संस्थाएं हमारी ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, उनमें जो हमारे मानक हैं उनके ऊपर हम सुदृढ़ रहें और उसमें अपना विश्वास बनाए रखें और अपनी कार्य पद्धति को भी सुधारने का लगातार प्रयास करते रहें। ये मुकुल जी बहुत आवश्यक है, लेकिन इन प्रयासों से भी सजग रहें, सचेत रहें। जी, सजग रहना होगा, सचेत रहना होगा, जो निवेशक हैं उनको भी जागरूक रहना होगा। और खासतौर से जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, क्योंकि तो वहाँ आंकड़ों का हवाला दिया जाता है। और आज भी हमने अपने दर्शकों को बताया कि विदेशी निवेश की हम बात करें या जो निवेशक जो कि म्यूचुअल फंड की तरफ, SIP की तरफ बढ़ रहे हैं, उनके रुझान की बात की जाए तो लगातार उसमें इजाफा हो रहा है, एक मोमेंटम बना हुआ है और उसी मोमेंटम को शायद कहीं ना कहीं उस पर नकेल डालने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह कुछ ब्रेक लग सके। बिल्कुल, और साथ ही अगर आप देखें तो इस तरह का भी प्रयास होता है कि जब देश के अंदर देश की सर्वोच्च न्यायपालिका और जो हमारे लेजिस्लेचर्स हैं, जब उनकी मुलाकातें होती हैं, जब उनकी बैठकें होती हैं, सत्र होता है, उस समय पे इस तरह की रिपोर्ट्स का आना अपने आप में भी संदेह दर्शाता है। लेकिन जिस तरह के व्यक्तिगत आरोप सेबी प्रमुख के ऊपर लगाए गए हैं, मेरा विश्वास है कि वो इस संबंध में ऑलरेडी अपना स्टेटमेंट दे चुकी हैं। जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी, आपने देखा 18 महीने पहले हमने एक और रिपोर्ट इसी कंपनी की तरफ से देखी थी जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट की जो इम्पैनल्ड पैनल है उसने 24 में से 23 मुद्दों पर अपना इन्वेस्टिगेशन पूरा कर लिया है, एक मसला और बचा है। तो जो डिटेल्ड वर्क होना है वो तो हो ही रहा है। भारत की आर्थिक गति जिस तेजी से आगे बढ़ रही है, आपने सही कहा कि उस मोमेंटम को हमें किसी भी तरह टूटने नहीं देना चाहिए।
जी बिल्कुल, उसको टूटने नहीं देना चाहिए और ख़ासतौर से इसी रिपोर्ट के आधार पर जो एक कंपनी है वो अपना मुनाफा तो कर लेती है, लेकिन कोशिश ये कि कहीं दूसरे जो अर्थव्यवस्था है उस पर किस तरह का इसका असर हम देख सकते हैं फिलहाल। सचिन जी देखिए, कई लोगों का ऐसा कहना है कि परसेप्शन बनता है, लेकिन मैं समझता हूं कि जिस ग्राउंड रियलिटी पे लोग आज हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। हम तीसरे स्थान पर आने के लिए तैयारी कर चुके हैं। इस साल का हमारा बजट पिछले 10 सालों से लगातार जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हम कर रहे हैं, कैपेक्स कर रहे हैं, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर रहे हैं, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, भारत के अंदर वैल्यू चेन्स को बढ़ाने का काम हो रहा है, स्किल्स को बढ़ाने का काम हो रहा है। तो ये जो व्यापक प्रयास भारत में आर्थिक विकास को लेकर के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईज ऑफ लिविंग दोनों के लिए हो रहे हैं, उसको देखते हुए कई लोगों को बड़ी मुश्किल है और वो लगातार कोई ना कोई षड्यंत्र इस तरह का करते रहते हैं। बिल्कुल, लेकिन सभी नाकाम कोशिश जो है वो हो रही हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका सचिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाना आपने किस तरीके के जो प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं। फिलहाल इकोनॉमी टुडे में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं कारोबार जगत की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर संशोधित मास्टर सर्कुलर के अनुपालन के लिए जनरल इंश्योरेंस कंपनियों ने नियामक से दिसंबर 2024 तक मोहलत की मांग की है। इरडा ने जून में स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर मास्टर सर्कुलर जारी किया था। इसमें जनरल और स्वास्थ्य बीमा करने वाली कंपनियों से ग्राहकों के लिए व्यापक पॉलिसी तैयार करने को कहा गया, जिसमें सभी तरह की मौजूदा स्वास्थ्य स्थितियां, पहले से मौजूद बीमारियां और गंभीर स्थिति शामिल हो। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने कहा कि आयकर विभाग के अधिकारियों को करदाताओं के साथ व्यवहार करते समय डराने धमकाने के बजाय सलाह देने का नजरिया अपनाना चाहिए। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का कोयला आयात 5.7% बढ़कर 7.5 करोड़ टन से ज्यादा हो गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 7 करोड़ 11 लाख टन कोयला आयात हुआ था। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) स्वदेशी भुगतान एप्लीकेशन भारत इंटरफेस फॉर मनी यानी भीम को एक सहायक कंपनी के तौर पर अलग करने की तैयारी में है। भीम ऐप देश में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की योजना बना रहा है और इसलिए ये पहल की जा रही है। एक नई कवायद के तौर पर केंद्र सरकार आदर्श सौर ग्राम के चयन और नई पीएम सूर्य घर योजना के तहत अनुदान देने के लिए गांवों के बीच प्रतिस्पर्धा या चुनौती पेश करेगी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के हाल के दिशा निर्देशों के मुताबिक देश के प्रत्येक जिले में एक आदर्श सौर ग्राम बनना है। LIC चालू वित्त वर्ष के दौरान शेयरों में करीब 1.3 लाख करोड़ रुपए का नया निवेश करने पर विचार कर रहा है। LIC के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिद्धार्थ मोहंती ने इस बात की उम्मीद जताई है। वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही के दौरान बीमा दिग्गज ने शेयरों में लगभग 38,000 करोड़ रुपए का निवेश किया, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में ये 23,300 करोड़ रुपए था। रियल एस्टेट कंपनी गोदरेज प्रॉपर्टीज ने मजबूत उपभोक्ता मांग के बीच चालू वित्त वर्ष में बिक्री बुकिंग में 20% की वृद्धि हासिल करने के लिए प्रमुख शहरों में मार्च 2025 तक 21,000 करोड़ रुपए मूल्य की आवासीय परियोजनाएं शुरू करने का लक्ष्य रखा है। अमेज़न वेब सर्विसेज ने हैदराबाद में अपनी उपस्थिति बढ़ाते हुए AIML आधारित सेवाओं के लिए यहां एक नया हाइपर स्केल डेटा सेंटर शुरू करने की योजना बनाई है। होटल कारोबार से जुड़े मंच ओयो की मूल कंपनी ओरेवल स्टेज लिमिटेड ने वित्त पोषण के हालिया चरण में निवेशकों से 1,457 करोड़ रुपए जुटाए हैं। भारत की प्रमुख कार विनिर्माता कंपनियों के साथ बैठक के बाद यूपी सरकार ने स्पष्ट किया कि प्लग इन और हाइब्रिड कारों पर मिलने वाली पंजीकरण कर छूट वापस लेने की उसकी कोई योजना नहीं है। पिछले महीने यूपी सरकार ने हाइब्रिड और प्लग इन कारों पर 8 से 10% तक लगने वाले पंजीकरण कर को माफ करने का आदेश दिया था। इससे इन कारों की ऑन रोड कीमतों में 4 लाख रुपए तक की कमी आई।